नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको एक और कहानी सुनाने वाली हूँ। विक्रम और वेताल की कहानी। ये कहानी नंबर 2 है। अगर ये आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। कड़ी मेहनत के बाद राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर बेताल को पकड़ लिया। वह उसे अपने कंधे पर लादकर शमशान की ओर से ले जा रहे थे। रास्ते में बेताल ने राजा को एक नई कहानी सुनानी शुरू कर दी और वेताल बोला, एक बार की बात है, काशी में एक राजा था जिसका नाम प्रताप मुकुट था। उसकी एक संतान थी जिसका नाम वज्र मुकुट था। एक दिन वज्र मुकुट दीवान के बेटे के साथ शिकार करने के लिए जंगल में गया। काफ़ी घूमने के बाद उन दोनों को एक तालाब दिखा जिसमें कमल खिले हुए थे और हंस उड़ रहे थे। दोनों दोस्त ने वहां रुककर तालाब का पानी पिया और हाथ मुंह धोया और पास ही बने महादेव के मंदिर में दर्शन करने के लिए चले गए। दोनों ने अपने घोड़े मंदिर के बाहर बांध दिए। फिर जब दोनों दोस्त दर्शन करके मंदिर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि तालाब में एक राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने के लिए आई है। राजकुमारी को देखकर राजकुमार काफ़ी खुश हुआ। राजकुमार और राजकुमारी दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए, जबकि दीवान का बेटा वहीं एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। राजकुमार को देखते ही राजकुमारी ने बालों में से एक कमल का फूल निकाला, कान में लगाया, दांतों से कुतरा, पैरों नीचे दबाया और फिर उसे छाती से लगाकर अपनी सहेलियों के साथ चली गई। उसके जाने के बाद राजकुमार काफ़ी दुखी हुआ और अपने मित्र के पास लौटकर सारी बात उसे बताई। राजकुमार बोला, मैं राजकुमारी के बिना नहीं रह सकता, लेकिन मुझे इस राजकुमारी के बारे में कुछ नहीं पता। वह कहाँ रहती है, उसका क्या नाम है। दीवान के बेटे ने सारी बातें सुनी और राजकुमार को दिलासा देते हुए कहा, राजकुमार आप घबराइए मत, राजकुमारी ने सब कुछ बताया है। आश्चर्यचकित होते हुए राजकुमार ने पूछा, वो कैसे? दीवान के बेटे ने राजकुमार को बताना शुरू किया कि राजकुमारी ने कमल का फूल बालों से निकालकर अपने कानों में डाला, यानी कि राजकुमारी का कहना है कि वह कर्नाटक से है। दांतों से फूल को कुतरा, मतलब उसके पिता का नाम दंतावट है। फूल को पांव से दबाने का मतलब है कि राजकुमारी का नाम पद्मावती है और फूल को सीने से लगाने का मतलब है कि आप उनके हृदय में बस चुके हैं। यह बात सुनते ही राजकुमार बहुत ज़्यादा खुश हुआ। खुश होते हुए राजकुमार ने दीवान के बेटे से कहा, मुझे कर्नाटक जाना है, मुझे वहाँ ले चलो। दोनों दोस्त कई दिनों तक घूमते फिरते कर्नाटक पहुँचे। जब वो दोनों राजमहल के निकट पहुँचे तो उन्हें एक चरखा चलाती बुजुर्ग महिला दिखी। महिला को देखते ही दोनों घोड़े से उतरे और उसके पास जाकर कहा, माई, हम दोनों व्यापारी हैं, हम दोनों बहुत दूर से आए हैं, हमारा सामान अभी तक आया नहीं है, कुछ दिनों में हमारा सामान भी पहुंच जाएगा। हम दोनों को बस रहने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। उनकी बातें सुनकर बुजुर्ग महिला की ममता जाग उठी। उसने कहा, बेटा, इसे अपना ही घर समझो, जब तक मन करे यहाँ रह सकते हो। उसके बाद दोनों उसके घर में रहने लगे। इसी बीच दीवान के बेटे ने उस महिला से पूछा, आप क्या काम करती हैं माई? आपके यहाँ कौन कौन रहता है? आप कैसे अपना गुजर बसर करती है? इन सब सवालों को सुनकर धीरे धीरे उस महिला ने जवाब देना शुरू किया। उसने कहा, मेरा एक पुत्र है जो राजा के यहाँ नौकरी करता है। मैं राजा की पुत्री पद्मावती की दासी हूँ। बूढ़ी हो गई हूँ, इसलिए घर में ही रहती हूँ। महाराज खाने को दे देते हैं और पूरे दिन में एक बार राजकुमारी से मिलने चली जाती हूँ। इतना सुनते ही राजकुमार ने बूढ़ी औरत को कुछ धन दिए और राजकुमारी तक संदेश पहुँचाने को कहा। राजकुमार ने उस बूढ़ी महिला को कहा, माई, कल तुम जब राजकुमारी के पास जाओ तो उनसे कहना कि जेठ सुदी पंचमी को तुम्हें नदी के पास जो राजकुमार मिला था वो तुम्हारे राज्य में आ गया है। अगले दिन वो बूढ़ी औरत राजकुमार का संदेश लेकर राजकुमारी के पास गई। उस महिला की बात सुनकर राजकुमारी गुस्सा हो गई। उन्हें दोनों हाथों में चंदन लगाकर उस महिला के गाल पर तमाचा मारते हुए कहा, मेरे घर से निकल जाओ। बूढ़ी औरत ने घर लौटकर राजकुमार को सारी बातें बताई। महिला की बातें सुनकर राजकुमार चौंक गया। फिर राजकुमार ने मित्र ने राजकुमार को धैर्य बनाते हुए कहा, राजकुमार, आप चिंतित न हो, राजकुमारी की बातों को समझने की कोशिश करें। ध्यान दे कि राजकुमारी ने उंगलियों की सफ़ेद चंदन में डुबोकर गाल पर मारा है। इसका मतलब अभी कुछ दिन चांदनी के हैं। उनके खत्म होने के बाद अंधेरी रात में मिलूंगी। कुछ दिनों बाद बूढ़ी महिला फिर राजकुमारी के पास संदेशा लेकर पहुंची। इस बार राजकुमारी ने केसरी रंग में 3 उंगलियां डुबाकर बूढ़ी महिला के मुंह पर मारते हुए कहा, भागो यहाँ से। फिर उस महिला ने आकर राजकुमार को सारी बातें बताई। राजकुमार यह सुनकर बहुत दुखी हुआ। इस पर दीवान के बेटे ने राजकुमार से कहा, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है राजकुमार। राजकुमारी ने कहा है कि अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए 3 दिन और रुक जाओ। 3 दिन बाद वो बूढ़ी महिला फिर राजकुमारी के पास पहुंची। इस बार फिर से राजकुमारी ने उस महिला को फटकारा और पश्चिम की खिड़की से बाहर जाने के लिए कहा।
वो महिला फिर से राजकुमार के पास आई और सारी कहानी उसे सुना दी। तब दीवान के बेटे ने राजकुमार को समझाते हुए कहा कि मित्र राजकुमारी ने आपको उस खिड़की की तरफ बुलाया है। राजकुमार यह सुनते ही खुशी से उछल पड़ा। उसने बुढ़िया मैया के कपड़े पहनकर नारी का भेष धारण कर लिया, इत्र लगाया और हथियार बांधकर राजकुमारी से मिलने के लिए चल पड़ा। राजकुमार महल पहुंचा और खिड़की के रास्ते राजकुमारी के कमरे में पहुंच गया। राजकुमारी वहां पर तैयार थी और राजकुमार का इंतजार कर रही थी। राजकुमार जैसे ही कमरे में गया, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। राजकुमारी के कमरे में कई महंगी चीज़ें रखी थी। रात भर राजकुमार और राजकुमारी साथ ही रहे। फिर जैसे ही दिन निकला तो राजकुमारी ने उस राजकुमार को सबसे छिपा दिया। जब रात होने लगती तो राजकुमार बाहर आ जाता। इस तरह करते करते कई दिन बीत गए। फिर अचानक राजकुमार को अपने दोस्त की याद आई। राजकुमार को अपने दोस्त की चिंता हुई कि पता नहीं उसका दोस्त कहाँ होगा, कैसा होगा और उसका क्या हाल हो रहा होगा। राजकुमारी को दुखी देखकर राजकुमार राजकुमारी से कहने लगा कि तुम दुखी क्यों हो। इसके बाद राजकुमार ने राजकुमारी को अपने मित्र के बारे में बताया। राजकुमार ने कहा कि वह मेरा बहुत अच्छा और चतुर दोस्त है, उसी की वजह से मैं तुमसे मिलने आ पाता हूँ। यह सब सुनकर राजकुमारी ने राजकुमार के दोस्त के लिए खाना भेजा। राजकुमार अपने दोस्त से मिलने गया। तब राजकुमार ने दीवान को सारी बातें बताई। यह सुनकर दीवान सोच में पड़ गया कि उसने राजकुमार से कहा कि यह तुमने ठीक नहीं किया। राजकुमारी के सारी बात समझ में आ गई है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक वह तुम्हें अपने वश में नहीं कर सकती, इसलिए उन्होंने इस खाने में जहर डालकर भेजा है। यह कहते ही दीवान के बेटे ने खाने में से एक लड्डू उठाया और सामने बैठे कुत्ते की तरफ फेंक दिया। लड्डू को खाते ही कुत्ते की मृत्यु हो गई। यह देखते ही राजकुमार को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, ऐसी औरत से भगवान ने रक्षा करे। अब मैं उस राजकुमारी के पास लौट कर नहीं जाऊंगा। दीवान के बेटे ने राजकुमार से कहा, नहीं, अब कुछ ऐसी तरकीब करनी चाहिए जिससे हम इसे अपने साथ अपने घर ले जाएं। आज रात तुम वहां जाओ और जब राजकुमारी सो रही हो तब उसकी बाई जांघ पर त्रिशूल का निशान बना देना, फिर सारे गहने लेकर आ जाना। राजकुमार ने अपने मित्र की बात सुनी और उसके कहे अनुसार ही किया। फिर दीवान के बेटे ने योगी का वेश धारण कर लिया। उसने राजकुमार से कहा कि तुम इन गहनों को बाजार में बेच दो। अगर कोई पकड़े तो कहना कि मेरे गुरु के पास चलो और उन्हें मेरे पास ले आना। राजकुमार ने वो गहने महल के पास एक सुनार को बेच दिए। सुनार ने गहनों को देखते ही पहचान लिया और राजकुमार को कोतवाल के पास ले गया। कोतवाल ने राजकुमार से सवाल पूछे तो राजकुमार ने कहा, ये गहने मुझे मेरे गुरुजी ने दिए हैं। यह सुनने के बाद कोतवाल ने गुरु यानी कि दीवान के बेटे को भी पकड़ लिया और राजा के दरबार में ले गया। राजा ने पूछा, योगी महाराज, आपको ये कीमती गहने कहाँ से मिले? योगी का वेश धारण किए हुए दीवान के बेटे ने कहा, महाराज, मैं शमशान में काली चौदस को डाकनी मंत्र प्राप्त कर रहा था कि मेरे सामने एक डाकनी आई। मैंने उसके सारे जेवर उतार लिए और उसकी बाईं जांघ पर त्रिशूल का छाप बना दिया। यह सुनते ही राजा महल में गया और उसने रानी को कहा कि पद्मावती की बाईं जांघ पर देखे कि कहीं राजकुमारी की जांघ पर वो त्रिशूल की छाप तो नहीं है। राजा की बात सुनते ही रानी ने देखा कि यह बात तो सच है, राजकुमारी की बाईं जांघ पर तो सच में त्रिशूल का निशान है। यह जानकर राजा बहुत दुखी हुआ। फिर राजा योगी के पास गए और कहा, योगी बताओ, धर्म शास्त्र में बुरी औरतों के लिए क्या सजा है? योगी ने उत्तर दिया, ब्राह्मण, राजा, गऊ, औरत, पुरुष और अपने राज्य में रहने वाले किसी से भी कोई बुरा काम हो जाए तो उसे राज्य से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए। धर्म यही कहता है। यह सुनते ही राजा ने पद्मावती को जंगल में भेज दिया और वहाँ राजकुमार और दीवान का बेटा मौके के ताक पाकर राजकुमारी को अकेला पाकर दोनों उसे अपने नगर में ले गए और राजकुमार और वह राजकुमारी खुशी खुशी रहने लगे। कहानी यहाँ खत्म हुई और इस बार की तरह एक बार फिर वेताल ने विक्रम से पूछा, तो राजन बताओ, इस कहानी में पापी कौन है? जल्दी बताओ राजन, वरना तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। विक्रम ने उत्तर देते हुए कहा, पापी राजा था, क्योंकि दीवान के पुत्र ने अपने मालिक का काम किया। कोतवाल ने राजा का कहना सुना और राजकुमार ने अपनी इच्छा पूरी की। लेकिन इस कहानी में राजा पापी था। उसने बिना सोचे विचारे राजकुमारी को राज्य से निकाल दिया। विक्रम के इतना कहते ही वेताल फिर से उड़ गया और पेड़ पर जाकर लटक गया। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा हमारी बुद्धि का इस्तेमाल करके ही फैसला लेना चाहिए। दूसरे हमेशा हमें भ्रमित करते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें विक्रम वेताल की ऐसी ही और इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद।